1857 की क्रांति राजस्थान में ही नहीं वरन समस्त भारत में एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजस्थान के अलावा भारत के अन्य प्रदेश तो 1857 से पूर्व से ही अंग्रेजों के छल कपट व शोषणपूर्ण नीति के शासन के शिकार हो चुके थे। अतः वहाँ के लोगों ने कंपनी के शासन के विरुद्ध जो आक्रोश 1857 में व्यक्त किया, वे ब्रिटिश शासन के एक सदी के कटु अनुभवों का परिणाम था। जबकि राजस्थान अंग्रेजों के प्रभुत्व में 1818 ईस्वी में आया था, फिर भी 1857 में यह प्रदेश भी इस विप्लव का साझेदार बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में संधियों के संपन्न होते ही कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ के नरेशों, सामंतों व आम लोगों पर अपनी स्वार्थपूर्ण व साम्राज्यवादी नीतियों का क्रियान्वयन इतनी शीघ्रता से करना आरंभ किया कि यहाँ के लोग 40 वर्ष की अंग्रेजी प्रशासनिक हस्तक्षेप से ही उनके विरुद्ध बगावत करने को तैयार हो गए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। अंग्रेजी सरकार का संधियों की शर्तों पर आचरण न करना। 1817 व 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान के शासकों के साथ जो संधियां की थी, उनमें स्पष्ट रूप से कंपनी ने राजाओं के वंशानुगत राज्याधिकार को स्वीकार किया था और साथ में ही नरेशों को यह भी विश्वास दिलाया था कि उनके साथ समानता व्यवहार किया जाएगा। परंतु संधियां करने के अल्प समय उपरांत ही कंपनी के अधिकारी इन शर्तों से मुकर गए। उन्होंने वंशानुगत अधिकार की अवहेलना करके अपने समर्थकों को गद्दीनशीन करना आरंभ किया। उदाहरण थे, जब 1818 ईस्वी में जयपुर नरेश जगत सिंह निसंतान इस लोक से चल बसे थे, तो उनके समीप के संबंधियों की उपेक्षा कर नरवर के मोहन सिंह को जयपुर का राजा बना दिया। इसी प्रकार जब 1825 ईस्वी में भरतपुर के जाट शासक बलदेव सिंह इस लोक से विदा हुए, तो उनके भतीजे दुर्जन सिंह के अधिकार की अवहेलना कर उनके अवैध एवं अवैश्यक पुत्र बलवंत सिंह को भरतपुर का राजा स्वीकार कर लिया। 1843 ईस्वी में कंपनी की सत्ता का प्रबल विरोधी जोधपुर नरेश मान सिंह जब स्वर्ग सिधार गया, तो उसके स्थान पर अहमदनगर के तखत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठा दिया। इन तीनों राज्यों में राजाओं के वंशानुगत अधिकार का हनन क्यों किया? इसका उत्तर स्पष्ट है कि उनके स्थान पर अंग्रेजों ने अपने समर्थकों को गद्दी पर बिठाया। इससे इन राज्यों में उनका प्रभाव और सुदृढ़ हो गया। उनका ये क्रम इसके बाद भी चलता रहा। इससे स्पष्ट है कि इन राज्यों के राजाओं व सामंतों को अपने राजनीतिक अधिकारों के हनन होने पर क्रोध अवश्य आया होगा। इसी प्रकार कंपनी ने शीघ्र ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के नरेशों को अपने मित्र व समकक्ष न समझकर उन पर अपना स्वामित्व थोपना आरंभ कर दिया। उदाहरण के लिए हम जोधपुर नरेश मान सिंह को ले सकते हैं। मान सिंह को जीवित अवस्था में ही अपने पद से हटा दिया था और छतर सिंह को जोधपुर का स्वामी बना दिया। संधि पर उसी के हस्ताक्षर हुए थे। जब वे शीघ्र ही इस लोक से चल बसा, तो मान सिंह को पुनः राजा बना तो दिया, परंतु उसके प्रत्येक कार्य पर कंपनी ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसको कंपनी के हित में कार्य करने को बाध्य किया जाना लगा। इसी प्रकार का व्यवहार मान सिंह के उत्तराधिकारी तखत सिंह के साथ भी किया गया। राजस्थान के नरेशों ने अपने राज्याधिकारों की सुरक्षा के लिए ही अंग्रेजों की प्रभुता स्वीकार की थी, परंतु कंपनी की सरकार उनके राज्याधिकारों की सुरक्षा तो प्रदान कर नहीं सकी और इसके विपरीत उन्हें उत्तरोत्तर अपनी दास्ता में जकड़ती चली गई। उन्होंने राजाओं के आंतरिक मामलों में खुले रूप से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। राज्यों के उच्च पदों पर कंपनी ने अपने समर्थकों को नियुक्त करना आरंभ किया। अवैश्यक राजकुमारों के राजा बनने पर उन्होंने अपने समर्थकों की अभिभावक परिषदें गठित करना आरंभ किया। अपने हित की वस्तुओं पर राजाओं से चुंगी कम करने का अनुरोध किया। नरेशों को उनके सामंतों के प्रति नीति भी अपने मनोअनुकूल बनाने को बाध्य किया। जो नरेश उनके आदेशानुसार कार्य नहीं करता था, उसे गद्दी से उतार दिया जाता था। इसी प्रकार जब मान सिंह ने सिंध राज्य की सीमा से सटे मालानी क्षेत्र के
सरदारों को नियंत्रित करने से इनकार कर दिया तो 1835 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र का शासन प्रबंध सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और सिंध में लूट मचाने वाले मालानी के सरदारों का उन्होंने दमन करना शुरू किया। इसी प्रकार उदयपुर में उपजने वाली अफीम की आय में अपने को भागीदार बनाने की दृष्टि से कंपनी ने मेवाड़ के महाराणा पर दबाव डालना प्रारंभ किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के नरेशों को संधि की 5वीं धारा के अंतर्गत कंपनी ने अपने मनोनुकूल शासन चलाने को बाध्य किया। डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को इसकी अवहेलना करने पर कंपनी ने अपने पद से निकाल दिया। कंपनी के इस प्रकार के आंतरिक हस्तक्षेप से नरेश और नरेशों के स्वामी भगत सामंत अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए। उनके इस आंतरिक हस्तक्षेप का ही परिणाम था कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट लूडलो पर राठौड़ भीम सिंह ने तलवार से आक्रमण किया और जयपुर में कप्तान ब्लेक की हत्या की गई। ब्लेक की हत्या में स्पष्ट रूप से राजमाता का हाथ बताया गया और इस हत्या का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप ही माना गया। इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान के शासक कंपनी के पराधीन अवश्य हो गए थे, पर वे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सर्वथा उदासीन नहीं हुए थे। वे अपने खोए अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण था युद्ध प्रिय जातियों का दमन। राजस्थान राजपूत जाति के वीरों का प्रदेश ही माना जाता है, परंतु इस प्रदेश में राजपूतों के अलावा अन्य जातियां और भी है जो जन्म से युद्ध प्रिय हैं, जैसे भील, मीणा और मेर। भीलों ने महाराणा प्रताप को जो सहयोग दिया था उससे हम सभी परिचित हैं। राजस्थान में जब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उन्हें युद्ध व संघर्षों में अपनी भूमिका अदा करने के अवसर नहीं मिलने लगे। अतः उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए लूटमार व चोरी का धंधा अपना लिया। अंग्रेजों ने राजस्थान में शांति स्थापना के बहाने इनका दमन करना आरंभ किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके स्वार्थ में कोई भी जाति बाधक के रूप में न रहे। वे राजपूत नरेशों को सर्वथा निर्बल बनाना चाहते थे, जिससे वे कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए सक्षम न रहे। अंग्रेजों की इस नीति का इन लड़ाकू जातियों पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ही, पर साथ ही आम जनता भी अंग्रेजों की छल कपट की नीति के प्रति जागरूक हो गई। राजस्थान के लोग अब समझने लगे कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या है। तीसरा कारण आता है शांति स्थापना के नाम पर सैनिक संगठन करना। अंग्रेजों ने प्रदेश में शांति व व्यवस्था स्थापित करने के बहाने भील, मेर, मीणों का दमन का बीड़ा तो उठा लिया, पर इसके लिए उन्हें सैनिक सहायता की आवश्यकता हुई। इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम नसीराबाद में एक सैनिक छावनी की स्थापना की। इसके उपरांत उन्होंने मारवाड़ के उपद्रवी मेर व मीणों के विरुद्ध नसीराबाद से सेना भेजी। सैनिकों ने इनके 2 गांव नष्ट कर दिए, परंतु ये विद्रोह सर्वथा शांत नहीं हुआ। तब अंग्रेजों को कूटनीति की चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि यदि इन्हीं जातियों के लोगों को सेना में भर्ती कर लिया जावे तो रोजी मिल जाने से ये हमारे स्वामी भक्त भी बन जाएंगे और अपने बंधु बागियों को नियंत्रित कराने में सहयोगी भी सिद्ध होंगे। ये सोचकर उन्होंने इन लोगों से निर्मित कई सैनिक टुकड़ियां गठित कर ली। 1822 में मेर व मीणा के दमन के लिए मेरवाड़ा बटालियन स्थापित की। इसमें सैनिकों के रूप में मेर व मीणा ही भर्ती किए गए, पर इस बटालियन के उच्चाधिकारी अंग्रेज ही नियुक्त हुए तथा खर्चा मेवाड़ और मारवाड़ से ही वसूल किया गया। इसी प्रकार जब उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों का उपद्रव जोर पकड़ने लगा तो 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। इनका खर्च भी संबंधित रियासतों से ही वसूल किया गया। जब शेखावटी के राजपूत सामंतों ने सिर उठाने का प्रयास किया तो 1834 में शेखावटी ब्रिगेड गठित किया गया। 1837 में जोधपुर लीजियन स्थापित की गई
और 1838 में कोटा कांटीनेंट गठित हो गया। इस प्रकार शांति स्थापना के बहाने राजस्थान में ही कई सैनिक बटालियनें गठित हो गई तथा उनका नेतृत्व अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में रहा और सारा खर्चा राजस्थान के राज्यों को ही वहन करना पड़ा। इससे राजपूत नरेश योद्धा जातियों के सहयोग से वंचित हो गए। अतः राजपूत नरेशों का नाराज होना स्वाभाविक ही था और जब इन सैनिकों ने अपने भाइयों का ही दमन करना प्रारंभ किया तो इन जातियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इन सैनिक टुकड़ियों का वे वहन करने हेतु राजाओं ने सामंतों से अधिक खिराज तथा किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहा। नरेशों की इस नीति से सामंत तथा किसान दोनों ही नाराज हो गए और वे अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए संगठित व जागरूक होने लगे। चौथा कारण आता है रेजिडेंस का तानाशाही रुख। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से राजस्थान के नरेशों को विलासी बनाकर उन्हें प्रशासन के प्रति उदासीन बना दिया। इसके अलावा राज्यों को प्रशासन में अपने समर्थक नियुक्त कर दिए। रेजिडेंस का प्रशासन में दिन पर दिन बढ़ते हस्तक्षेप से उनके व्यवहार में तानाशाही झलकने लगी। वे राजा के सलाहकार ने रहकर प्रशासन में एक तानाशाह की भूमिका निभाने लगे। प्रशासन में सुधारों के नाम पर वे मनमानी करने लगे। राजाओं को अपने राज्यों में दौरा करने से भी वे उन्हें रोकने लगे थे। इस प्रकार नरेशों का अपनी प्रजा से संपर्क कम रहने लगा। रेजिडेंट जिसे चाहता पद दिलाता और जिसे चाहता पदच्युत कर देता। आक्ट लोनी की इस तानाशाही प्रवृत्ति के कारण जयपुर की जनता अंग्रेज विरोधी हो गई। इस प्रकार की घटनाएं अन्य राज्यों में भी घटित हुई। पांचवा कारण था अंग्रेजों की शोषण की नीति। कंपनी के कर्मचारी व्यापारिक मनोवर्ती के तो थे ही, अतः कंपनी के कर्मचारियों ने प्रारंभ से ही राजस्थान के राज्यों के प्रति शोषण की नीति अपनाई। संधि के अंतर्गत राज्यों से खिराज लेना तय हुआ। खिराज की रकम भी उन्होंने ऊंची रखने का प्रयास किया। जयपुर राज्य से 1818 से 1842 तक प्रति वर्ष 8 लाख रुपया खिराज लिया गया और उस समय उसकी वार्षिक आय 22 से 23 लाख थी। इसके विपरीत जयपुर अपनी वार्षिक आय 40 लाख रुपए प्रति वर्ष होने पर भी मराठों को केवल 2,40,000 रुपये खिराज के रूप में देता था। ये भी प्रतिवर्ष नहीं देता था, परंतु अंग्रेजों को प्रतिवर्ष भेजना पड़ता था और समय पर नहीं दिया जाता तो उनसे ब्याज वसूल किया जाता था और वे भी चक्रवृद्धि ब्याज। खिराज के अलावा समय समय पर अन्य खर्चे राज्यों पर थोप दिए जाते थे। जब एजीजी अजमेर से राजस्थान के किसी राज्य के दौरे पर जाता तो उस समय वे वहां के राजा तथा उच्च अधिकारियों से मूल्यवान वस्तुएं भेंट के रूप में लेता था। इससे राज्यों की आर्थिक दशा दयनीय हो गई। प्रशासन शिथिल पड़ गया। राज्य कर्मचारियों को वेतन समय से नहीं मिलने से वे अंग्रेजी शासन के विरोध हो गए। 1824 ईस्वी में जयपुर के सैनिकों को कई महीनों का वेतन नहीं मिलने पर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छठा कारण था चारण कवियों की वीर रसपूर्ण कविताएं। राजस्थान के चारण और राजपूतों का प्रारंभ से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। कठिन समय में चारण सदैव राजपूत नरेशों के काम आए। कुमार्ग पर जाते हुए अपने स्वामी नरेशों को उन्होंने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ किया है। अपनी ओजपूर्ण कविताओं वे काव्यों के माध्यम से चारण कवि बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ के बांकीदास इत्यादि ने अपनी ओजपूर्ण कविता के माध्यम से मारवाड़ नरेशों को उनकी अंग्रेजों के प्रति दासवर्ती पर धिक्कारते हुए जनसाधारण में अंग्रेजी विरोधी भावना का प्रसार किया। इससे राष्ट्रीय जागरण की ओर शासक व जनता दोनों अग्रसर हुए। सातवां कारण है इसका लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देना। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी तो था ही, परंतु साथ में वो एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। वे जानता था कि भारत में कई शासक निसंतान इस संसार से विदा ले लेते हैं, पर वे अपने मरने से पूर्व किसी संबंधी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ जाते थे। डलहौजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
उसकी ये नीति थी कि निसंतान मरने वाले नरेशों के राज्यों को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाए। इस नीति के अंतर्गत उसने झांसी, तंजौर, नागपुर, संबलपुर, कर्नाटक, सतारा आदि रियासतों को अंग्रेजी राज्य का अंग बना लिया। इससे राजस्थान के शासक संस्कृत हो उठे। उन्हें लगा कि ये हमारे साथ भी घट सकता है। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने क्रांति का सूत्रपात कर दिया तो इसकी ज्वाला तीव्रता से सब ओर फैलने लगी। राजस्थान में भी जब गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के प्रचलन की घटना पहुंची तो यहाँ के लोग भी भड़क उठे। इस प्रकार बंगाल, दिल्ली से ये क्रांति राजस्थान तक भी आ पहुंची। इस विद्रोह का प्रारंभकर्ता मंगल पांडे एक ब्राह्मण था। उसने 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी गोली का शिकार बनाया। 10 मई को मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजा दिया। तेजी से ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े और उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। दिल्ली के निकट ही राजस्थान था, जिसकी समस्त रियासतों ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली थी। इन रियासतों का सर्वोच्च अधिकारी अजमेर रहता था और वे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। उस समय इस पद पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके पास इस विद्रोह की सूचना आबू में 19 मई को पहुंची। उसने फौरन राजस्थान के राजाओं के नाम एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन सब को अपने राज्यों में शांति बनाने के आदेश दिए थे। यहाँ के राजपूत नरेश पहले से ही तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि इस संघर्ष में अंग्रेज परास्त हो गए तो मराठा वे पिडारी उन्हें लूटने पुणे आ जाएंगे। अतः यहाँ के लगभग सारे नरेश अंग्रेजों की सहायता के लिए आगे आ गए। सर्वप्रथम बीकानेर नरेश सरदार सिंह अपने 500 सैनिकों के साथ पंजाब की ओर से रवाना हुआ। उसके उपरांत मेवाड़ के महाराणा ने अपने सैनिक नीमच भेजे। जयपुर नरेश राम सिंह, टोंक के नवाब वजीर खां, बांसवाड़ा का महारावा लक्ष्मण सिंह, ये सभी अंग्रेजों के सहायक बन गए। अलवर नरेश बन्ने सिंह ने आगरा के दुर्ग में क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेजों के बच्चों वे उनकी स्त्रियों की रक्षार्थ अपना तोपखाना भेजा। भरतपुर का राजा नाबालिग था। उस समय उसका पॉलिटिकल एजेंट ही सर्वेसर्वा बना हुआ था। उसने तात्या टोपे की विरुद्ध अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायतार्थ भेज दिया। इतना होने के बावजूद भी राजस्थान क्रांति की चिंगारी से अछूता नहीं रहा। पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री पर अविश्वास कर उसे नसीराबाद भेज दिया। इससे उन सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि अंग्रेज उनकी स्वामी भक्ति में अविश्वास करते हैं। इस पर नाराज होकर उन्होंने नसीराबाद जाते ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश नसीराबाद छावनी में हुआ और वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। यह उनकी भारी भूल थी। इसके उपरांत 21 अगस्त को जोधपुर राज्य में स्थित एरनपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी। विद्रोही आबू पहुंचे और वहां कर्नल हाल व अन्य कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया। यहां से वे बड़े उत्साह के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए तथा मार्ग में वे जोधपुर के आहुआ ठिकाने में रुके। यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों की सेना का कुशल नेतृत्व किया और अंग्रेजों का सफाया करने में उन्होंने अपनी अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर मेसन को मौत के घाट उतारकर उन्होंने फिरंगियों को युद्ध भूमि से भागने को विवश कर दिया। जोधपुर नरेश तखत सिंह ने 12 तोपों के साथ एक विशाल सेना भेजी, परंतु आहुआ के ठाकुर ने उसे भी करारी मात दी। जब इसकी सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंची तो उसने तत्काल 20 जनवरी 1858 को कुशल सिंह के विरुद्ध आहुआ एक विशाल सेना भेजी। इस सेना के आगे क्रांतिकारी नहीं टिक सके। ठिकाना अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया। विद्रोहियों ने नीमच के सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। ये क्रांतिकारी चित्तौड़ होते हुए बनेड़ा पहुंचे, वहां लूट मार कर शाहपुर पहुंचे।
यहाँ के शासक ने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने यहाँ 2 दिन आश्रय दिया। यहाँ देवली की छावनी लूटी। यहाँ से सफलता मिल जाने पर आगरा की ओर आगे बढ़ गए। मार्ग में कोटा कांटीनेंट के सैनिक भी उनसे मिल गए। इस प्रकार इन क्रांतिकारियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई। उन्हें सफलताएं भी आशातीत मिली। इन उपलब्धियों के उपरांत वे दिल्ली पहुंच गए और वहां ब्रिटिश सेना पर उन्होंने